जंगल की भविष्यवाणी अनिश्चित थी, लेकिन आर्यन, लीना और विदुषी माया हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जंगल की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हफ्तों की मेहनत के बाद आर्यन, लीना और विदुषी माया पुस्तकालय में जमे हुए थे। प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटते हुए उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए प्राचीन अनुष्ठान के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अनुष्ठान जटिल था और इसकी सफलता कई दुर्लभ वस्तुओं को इकट्ठा करने पर निर्भर करती थी। पहली वस्तु थी जंगल का आंसू। ग्रंथों के अनुसार यह एक दुर्लभ सफेद फूल था जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता था और उसकी सुगंध जंगल के सार को समेटे हुए होती थी। दूसरी वस्तु थी पहाड़ का दिल। यह एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो ज्वालामुखी के गर्म केंद्र से प्राप्त होता था और पृथ्वी की शक्ति का प्रतीक था। तीसरी वस्तु थी हवा की फुसफुसाहट। यह एक विशेष शंख था जिसे समुद्र के सबसे गहरे भाग से निकाला जाता था और हवाओं और आकाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। ये वस्तुएं जंगल के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, विदुषी माया ने समझाया। जंगल का आंसू वनस्पति जगत का प्रतीक है, पहाड़ का दिल पृथ्वी का प्रतीक है और हवा की फुसफुसाहट हवा और आकाश का प्रतीक है। अनुष्ठान के दौरान इन वस्तुओं को एक साथ मिलाकर प्रकृति की शक्तियों को संतुलित किया जाएगा। ये वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? लीना ने पूछा। विदुषी माया ने एक नक्शा खोला जिस पर जंगल के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। जंगल का आंसू पूर्वी जंगल में खिलता है जहां चांदी की तरह बहने वाली नदी है। पहाड़ का दिल पश्चिमी पहाड़ों में स्थित ज्वालामुखी के अंदर पाया जा सकता है और हवा की फुसफुसाहट दक्षिणी समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई है। तो हमें तीनों दिशाओं में यात्रा करनी होगी, आर्यन ने कहा। यह खतरनाक होगा, विदुषी माया ने चेतावनी दी। पूर्वी जंगल रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ है, पश्चिमी पहाड़ों में ज्वालामुखी लगातार सक्रिय है और दक्षिणी समुद्र भयंकर समुद्री राक्षसों का घर है। हमें जंगल की रक्षा करने के लिए जोखिम उठाना होगा, लीना ने दृढ़ता से कहा। आर्यन ने सहमति व्यक्त की। हम तैयार हैं। विदुषी माया ने उन्हें यात्रा के लिए तैयार करने में मदद की। उसने उन्हें विशेष औषधियां दी, जंगल के खतरों से बचने के लिए मंत्र सिखाए और यात्रा के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए। विदाई का समय भावुक था। विदुषी माया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुरक्षित लौटने की कामना की। आर्यन, लीना और योद्धा जंगल के पूर्वी किनारे की ओर रवाना हुए। जंगल के आंसू की खोज में। पूर्वी जंगल घना था। पेड़ों की छतें इतनी जटिल थीं कि सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाता था। हवा में अजीब आवाजें गूंजती थीं। अदृश्य जीवों की सरसराहट और फुफकार सुनाई देती थीं। योद्धा हर कदम पर सतर्क थे, अपने हथियार तैयार रखकर। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे चांदी की तरह बहने वाली नदी तक पहुंच गए। नदी के किनारे जंगल के घने आवरण के बीच एक अकेला सफेद। पूर्वी जंगल के घने आवरण के बीच चांदी की तरह बहने वाली नदी के किनारे एक अकेला सफेद फूल खिल रहा था। इसकी पंखुड़ियां चांदनी की तरह चमक रही थीं और हवा में एक मीठी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी। यह जंगल का आंसू था, दुर्लभ वस्तुओं में से पहली। आर्यन धीरे से फूल के पास गया, उसकी नाजुक सुंदरता से मंत्र मुग्ध होकर। उसने ध्यान से उसे जड़ से उखाड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। लीना ने उसके बगल में खड़े होकर फूल को देखा। यह बहुत सुंदर है, उसने विस्मय से कहा। इसे छूने पर ऐसा लगता है कि मैं पूरे जंगल को महसूस कर सकती हूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल का सार है। उन्होंने फूल को सावधानी से लपेटा और अपनी यात्रा जारी रखी। पश्चिमी पहाड़ों तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल और खतरनाक दलदलों को पार करना पड़ा। रास्ते में उनका सामना जहरीले सांपों, विशाल मकड़ियों और गुप्त जाल बिछाने वाले पौधों से हुआ। योद्धाओं के कौशल और विदुषी माया द्वारा सिखाए गए मंत्रों की मदद से वे इन खतरों से बच निकले। हफ्तों बाद वे अंततः पश्चिमी पहाड़ों तक पहुंच गए। पहाड़ ऊंचे और नुकीले थे, उनकी चोटियां बादलों को छूती थीं।
लगातार धुआं उगलने वाला ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच का केंद्र बिंदु था। पहाड़ का दिल ज्वालामुखी के अंदर होना चाहिए, लीना ने कहा। ज्वालामुखी के मुंह से निकलते हुए लाल गर्म लावा को देखते हुए, ये बहुत खतरनाक है, एक योद्धा ने चिंता से कहा। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, आर्यन ने दृढ़ निश्चय से कहा। हमें जंगल की रक्षा के लिए जोखिम उठाना होगा। उन्होंने ज्वालामुखी के मुंह के पास जाने के लिए रस्सियों और हुक का इस्तेमाल किया। लावा का तेज गर्म था, हवा में गंधक की तीखी गंध भर गई थी। ज्वालामुखी के अंदर का रास्ता भयानक था, चट्टानें गर्म थीं और जमीन हर कदम पर हिल रही थी। अचानक जमीन जोर से कांपी, ज्वालामुखी फटने की आवाज गूंजी, चट्टानें गिरने लगीं और लावा का प्रवाह बढ़ गया। योद्धा घबरा गए, लेकिन आर्यन ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया। वे तेजी से भागे, ज्वालामुखी से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वे गुफा के अंदर घुसे और वहां उन्हें एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिला। यह क्रिस्टल ज्वालामुखी के गर्म केंद्र से निकला हुआ था और तेज रोशनी बिखेर रहा था। यही पहाड़ का दिल था। ज्वालामुखी से बाहर निकलने के बाद वे राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने पहाड़ का दिल सावधानी से लपेटा और अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़े। दक्षिणी समुद्र एक विशाल जलराशि थी। इसकी लहरें क्रोधित होकर तट से टकराती थीं। समुद्र के ऊपर काले बादल छाए हुए थे और हवा में नमकीन गंध भर गई थी। हवा की फुसफुसाहट कहां मिल सकती है? लीना ने पूछा। समुद्र के विशाल विस्तार को निहारते हुए लीना ने पूछा, हवा की फुसफुसाहट कहां मिल सकती है? समुद्र इतना विशाल है, हमें कहां से शुरू करना चाहिए? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया। ग्रंथों में बताया गया है कि शंख किसी समुद्री मंदिर के खंडहरों में छिपा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर कभी समुद्र के नीचे के एक शक्तिशाली शहर का हिस्सा था, जो अब भूकंप के कारण डूब चुका है। एक नाविक के रूप में अपने अनुभवों को याद करते हुए एक योद्धा आगे आया। मैंने सुना है कि ऐसे खंडहर मौजूद हैं, उसने कहा। वे समुद्र के दक्षिणी सिरे पर स्थित हैं, जहां ज्वालामुखी विस्फोटों ने समुद्र तल को तोड़ दिया है। आर्यन ने सिर हिलाया। तो वहीं हमें जाना होगा, लेकिन समुद्र के नीचे के खंडहरों तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके पास कोई जहाज नहीं था और समुद्र राक्षसों की कहानियां खतरनाक थीं। विदुषी माया ने उन्हें जो उपकरण दिए थे, उनमें से एक जादुई हार थी, जो पानी के नीचे सांस लेने में मदद करती थी। हालांकि यह हार केवल 3 लोगों के लिए ही कारगर थी। मुझे और योद्धाओं को जहाज ढूंढना होगा, लीना ने कहा। तुम और एक योद्धा हार पहनकर समुद्र के नीचे जा सकते हो। आर्यन असहमत था। यह बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हमें जल्दी करने की जरूरत है, लीना ने जोर देकर कहा। जंगल को खतरे में है, हम दोनों को हार पहननी चाहिए। योद्धा जहाज ढूंढेंगे और हम समुद्र के नीचे खोज करेंगे। आखिरकार आर्यन मान गया। उन्होंने जादुई हार पहनी और समुद्र में कूद पड़े। समुद्र का पानी ठंडा था, लेकिन हार ने उन्हें गर्म और सांस लेने में सक्षम रखा। पानी के नीचे की दुनिया अंधेरे और रहस्यमय थी। मछलियों के अजीबो गरीब झुंड उनके आसपास तैरते थे और चमकने वाले जीव अंधेरे में रोशनी बिखेरते थे। वे नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए तैरते रहे, टूटे हुए जहाजों के मलबे और प्राचीन मूर्तियों के बीच से गुजरते हुए। रास्ते में उन्हें एक विशाल समुद्री सांप का सामना करना पड़ा। इसकी आंखें लाल थीं और इसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह जानता था कि पानी के नीचे लड़ना मुश्किल होगा। लीना ने जल्दी से सोचा। उसने विदुषी माया द्वारा सिखाए गए एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र की ध्वनि तरंगों ने पानी में कंपन पैदा कर दिया और समुद्री सांप चौंक कर पीछे हट गया। वे इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ते रहे। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें समुद्र के तल पर एक विशाल मंदिर का खंडहर दिखाई दिया। इसकी मूर्तियों पर जमीन और समुद्री जीवों की आकृतियां बनी हुई थीं, जो इस खोए हुए शहर की कहानी बताती थीं। वे मंदिर के अंदर घुसे, टूटे हुए स्तंभों और ढह चुकी दीवारों के बीच से गुजरते हुए। अचानक आर्यन की नजर एक वेदी पर रखे एक सुंदर शंख पर पड़ी।
यह शंख मोती की तरह चमक रहा था और इसकी सतह पर हवा के घुमावदार आकार बने हुए थे। यही हवा की फुसफुसाहट थी। लेकिन जैसे ही वे शंख को उठाने के लिए आगे बढ़े, मंदिर के अंधेरे कोनों से भयानक आवाजें गूंजी। विशाल केकड़ों का झुंड उनकी ओर झपट्टा मारने लगा। उनके मोटे खोल चमक रहे थे और उनके चिमटे खतरनाक रूप से खुल रहे थे। आर्यन और लीना ने अपनी तलवारें निकाल लीं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लड़ाई कठिन थी। आर्यन ने कई केकड़ों को मार गिराया, लेकिन लगता था कि उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लीना ने जल्दी से सोचा और विदुषी माया द्वारा सिखाए गए एक और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इस मंत्र ने पानी में बुलबुले पैदा कर दिए, जो केकड़ों को भ्रमित कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर आर्यन और लीना शंख को पकड़कर मंदिर से बाहर भाग निकले। वे तेजी से तैरते हुए समुद्र की सतह पर पहुंचे। हवा में सांस ले पाना कितना सुखद लगा। उनके ऊपर योद्धा एक छोटी सी नाव लेकर उनकी ओर आ रहे थे। वे नाव पर चढ़ गए और राहत की सांस ली। वापसी की यात्रा कठिन थी, लेकिन उनके पास हवा की फुसफुसाहट थी। तीनों दुर्लभ वस्तुएं अब उनके पास इकट्ठी हो चुकी थीं। गुप्त साम्राज्य वापस पहुंचने में उन्हें कई हफ्ते लग गए। विदुषी माया उनकी वापसी से बहुत खुश हुई। उन्होंने उनकी यात्रा की कहानियां सुनी और उनके साहस की प्रशंसा की। अब जंगल की रक्षा के लिए प्राचीन अनुष्ठान करने का समय आ गया था। अनुष्ठान के लिए एक विशेष स्थान चुना गया था, एक ऊंचा पहाड़, जहां से पूरे जंगल का नजारा दिखाई देता था। आर्यन, लीना, योद्धा और गुप्त साम्राज्य के कई सदस्य अनुष्ठान में शामिल हुए। विदुषी माया ने अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने जंगल के आंसू, पहाड़ का दिल और हवा की फुसफुसाहट को एक विशेष वेदी पर रखा। फिर उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज शक्तिशाली थी और पूरे जंगल में गूंज उठी। अनुष्ठान के दौरान हवा में एक विद्युत प्रवाह महसूस हुआ। पेड़ हिलने लगे और जानवर जोर से गरजने लगे। जंगल की आत्मा जागृत हो रही थी। वेदी पर रखी दुर्लभ वस्तुएं चमकने लगीं और उनसे निकलने वाली ऊर्जा जंगल में फैल गई। कुछ देर बाद चमक कम होने लगी और जंगल शांत हो गया। एक शांत शक्ति पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई थी। आर्यन और लीना ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में राहत और खुशी झलक रही थी। विदुषी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुष्ठान पूरा हो गया है। जंगल अब संतुलित है और जादूगर की शक्ति से सुरक्षित है। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने आनंद से आवाजें निकाली और पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट शुरू हो गई थी, जैसे कि वह सब अपने जीत की खुशी मना रहे हों। जंगल में शांति कायम हो गई थी। आर्यन इस वक्त एक अपने वर्चुअल स्पेस में था। इस वक्त उसके चारों तरफ शक्तियां तेजी से फैल रही थी। आसपास शक्तियों का तूफान आया था। इसी वक्त एक छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद आर्यन के आसपास की सभी शक्तियां उसके अंदर समा गई। तभी आर्यन शक्तियों का ढेर जमा होने लगा। वह उसके कोर के चारों तरफ घूमने लगा। यह बिल्कुल एक कोहरे की तरह था। तभी आर्यन के पीछे एक नीला डेयर आ गया। फिर वहां पर ड्रैगन, भगवान की छाया आ गई। फिर दोनों एक हो गए। उनके एक होते ही आर्यन के कोर के चारों तरफ एक ड्रैगन घूमने लगा। तभी आर्यन के पीछे वाले ड्रैगन ने कस के दहाड़ा, जिसके वजह से वहां पर भूकंप आ गया। यही नहीं, इस वक्त पूरी वर्चुअल स्पेस में यह दबाव फैल गया था, जैसे कि कोई शासक हो जिसके सामने सब चींटी हो। यह दबाव तुषार जी पर भी पड़ रहा था। वो आर्यन से थोड़े से दूर चले गए। तभी उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का अभी ये हाल है, तो अगर ये बच्चा आगे बढ़ा तो कोई भी इसके साथ का नहीं होगा। इस लड़के का भविष्य बहुत बड़ा है। इतना सोचते ही उनको कुछ याद आया। उन्होंने न जाने कितने साल एक छाया के रूप में जी रहे थे। पहले तो उनको कोई आशा नहीं था, पर वह अब आशावादी बन गए थे। उन्हें लगता था कि यह लड़का उन्हें फिर से जिंदा कर सकता था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वह इस वक्त मार्शल मास्टर के पहले स्तर पर पहुंच गया था। उसे ये स्पीड बहुत धीमी लग रही थी। वो जानता था कि उसके दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनाना होगा। तभी वहां पर तुषार जी आ गए। उनको देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी तुषार जी बोले, बच्चे,
मुझे लगता है कि तुम एकेडमी जाना भूल गए हो। उनकी बात सुनकर आर्यन को याद आया, वो गुप्त साम्राज्य की परेशानी में बिल्कुल भूल गया था कि उसे एकेडमी जाना था। तभी वह बोला, मास्टर, हमें चलना चाहिए। तभी तुषार जी बोले, शायद तुम्हें याद नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि टीम एग्जाम से 2 माह लेट हो। एडमिशन बंद हुए पूरे 2 माह हो गए हैं। तभी आर्यन थोड़ा हैरान होते हुए बोला, गुरुजी, क्या हमने यहां 3 माह गुजार दिया है? तुषार जी ने बस हाँ में सर हिला दिया। ये 3 माह कैसे गुजर गया था, सच में आर्यन को भी पता नहीं चला था। तभी आर्यन अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर आया और अपने रूम से बाहर आ गया। उसने देखा कि लीना उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा। लीना आज थोड़ा अलग व्यवहार कर रही थी। वो उसे देखकर बार बार शर्मा रही थी। आर्यन को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपना सर खुजला रहा था। तभी लीना ने कहा कि तुम्हें माया ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, मैं भी उन्हीं से मिलने जा रहा था। उसकी बात सुनकर लीना की आंखों में एक बेचैनी आ गई। उसके फट से पूछा, और तुम उससे क्या मिलने जा रहे थे? तभी आर्यन थोड़ा हैरान होते हुए बोला, गुरुजी, क्या हमने यहां 3 माह गुजार दिए हैं? तुषार जी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। ये 3 माह कैसे गुजर गए, सच में आर्यन को भी पता नहीं चला था। तभी आर्यन अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर आया और अपने रूम से बाहर निकल गया। उसने देखा कि लीना उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा कि लीना आज थोड़ा अलग बर्ताव कर रही थी। वो उसे देखकर बार बार शर्मा रही थी। आर्यन को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपना सिर खुजला रहा था। तभी लीना ने कहा, तुम्हें माया ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, मैं भी उन्हीं से मिलने जा रहा था। यह सुनकर लीना की आंखों में एक बेचैनी आ गई। उसने फौरन पूछा, और तुम उससे क्यों मिलने जा रहे थे? आर्यन उसकी बात सुनकर और भी वहम में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लीना आज उससे ऐसे क्यों बात कर रही थी। फिर भी उसने कहा, मैं जा रहा हूं क्योंकि आज मैं यहां से जाने वाला हूं अपनी शहर। उसकी बात सुनकर लीना अचानक बोली, क्या? आर्यन उसे थोड़ा संदेह भरी नजरों से देखने लगा। उसकी ये नजर देखते ही लीना थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोली, मतलब क्या तुम सच में यहां से जा रहे हो? बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम यहां पर भी रह सकते हो। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, मुझे जाना होगा। मेरी भी दुनिया है और बहुत सारे अधूरे काम हैं। मुझे अब जाना ही होगा। तभी वे लोग माया के घर पहुंच गए। आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। लीना अभी भी बेचैन थी, जैसे उसका कोई बहुत खास व्यक्ति दूर चला गया हो। तभी माया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आर्यन बोला, मैं अब अपनी एकेडमी जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर माया भी हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, क्या कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है? बताओ, मैं उसे अभी दंड देती हूं। तभी आर्यन बोला, नहीं सीनियर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं त्रिनेत्र एकेडमी का छात्र हूं। मैंने ऑलरेडी 2 माह बर्बाद कर दिए हैं यहां पर। अब मुझे चलना होगा। उसकी बात सुनकर माया थोड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्हें आर्यन से लगाव हो गया था। जितना आर्यन ने इस गुप्त साम्राज्य के लिए किया था, कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता। तभी माया बोली, कब जा रहे हो? आर्यन बोला, अभी। यह सुनकर माया बोली, ठीक है। उसके बाद वो बोली, चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूं। उसकी बात सुनकर आर्यन भी मान गया। फिर तीनों दरवाजे तक पहुंच गए। उनके वहां पहुंचने से पहले आधा गुप्त साम्राज्य वहां पर जमा हो गया था। उन्हें किसी तरह मालूम हो गया था कि आर्यन उन्हें छोड़कर जा रहा है। उनमें सबसे आगे वो योद्धा थे जिनके साथ मिलकर आर्यन ने लड़ाई लड़ी थी। सभी अब आर्यन को मानने लगे थे। आर्यन बोला, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप सबकी वजह से मैंने जिंदगी के कई पहलू समझे, पर अब मुझे जाना होगा। मेरे सर पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होगा। उसकी बात सुनकर वहां सबकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थी। आर्यन उन्हें इमोशनल देखकर जाना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। तभी उसके कानों में लीना की आवाज गूंजी। वो माया और अपने नेता से बोली, मैं भी आर्यन के साथ जाना चाहती हूं। माया और उसके नेता नहीं माने।
लीना उन लोगों से जिद करने लगी। तभी माया बोली, अगर आर्यन मान गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुनकर वह आर्यन की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखने लगी। आर्यन ने मना कर दिया क्योंकि वह जमाना ऐसा था कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी और वह इसमें लीना को और खतरे में नहीं डाल सकता था। उसकी बात सुनकर लीना जिद पर अड़ गई। आर्यन को भी उसकी बात माननी पड़ी, पर उसने कहा कि वह उसे एक शर्त पर ले जाएगा कि वह हमेशा उसकी बात मानेगी, उसके सिवा किसी की बात नहीं सुनेगी और न ही किसी से बात करेगी। आर्यन जानता था कि लीना अब भी दुनिया के तौर तरीकों से अनजान थी। वह स्वभाव से अभी भी बिल्कुल किसी 5 साल की बच्ची की तरह थी, इसलिए उसने उसके हित के लिए यह शर्त रखी थी। लीना को उसकी शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्यन ने उसे अपने साथ ले जाने की बात कर दी, यही उसके लिए काफी था। वह दौड़कर गई और आर्यन के गले लग गई। वे दोनों अभी सबके सामने थे। आर्यन को उस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी माया ने खांसने का नाटक किया। लीना उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तभी माया बोली, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, पर आर्यन, जो तुम्हारे साथ जा रही है, वह कोई आम लड़की नहीं है। वह हमारी अगली उत्तराधिकारी है, तो उसका ध्यान रखना। आर्यन बोला, आप घबराइए मत, मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। तभी माया बोली, तुमने जो हमारे लिए किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती, पर मेरे पास यह है। इसके बाद उसने आर्यन को एक बॉक्स दे दिया। आर्यन ने उस बॉक्स को बिना देखे अपनी अंगूठी में रख लिया और बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैंने जो आपके लिए किया वह मेरा फर्ज था। कुछ देर बात करने के बाद आर्यन और लीना गुप्त साम्राज्य से बाहर आ गए। वे दोनों एकेडमी के लिए राजधानी की तरफ जाने लगे। इस वक्त लीना आर्यन के आगे आगे बच्चों की तरह फुदकते हुए चल रही थी। यह लीना पहले वाली लीना से बहुत अलग लग रही थी। जब से गुप्त साम्राज्य की परेशानी खत्म हुई थी, तब से आर्यन को लीना थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। तभी आर्यन का ध्यान लीना के कपड़ों पर गया। उसने वहां पुराने जमाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसका ताज और वस्त्र सिर्फ उसके गुप्त अंगों को ही ढक रहे थे। आर्यन को लीना का सबके सामने इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। उसने जारा से कहा कि क्या वह लीना के लिए कपड़े ला सकती है। तभी जारा बोली, होस्ट, मैं कर सकती हूं, पर आपको कुछ पॉइंट्स देने होंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन को गुस्सा आ रहा था। तभी वह झुंझलाकर बोला, तुम एक कपड़े के लिए पॉइंट्स मांग रही हो, वो भी कुछ? तुम जानती हो ना, तुम्हारे एक पॉइंट से पूरा कपड़ों का दुकान खरीदा जा सकता है। तभी जारा बोली, होस्ट, मैं जिस कपड़े की बात कर रही हूं वह एक अमर वस्त्र है। उस पर किसी भी प्रकार के वेपन या मार्शल आर्ट का असर नहीं होता। अगर सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो तब भी वह 60% तक प्रभाव खुद पर झेल लेता है। उसकी बात सुनकर आर्यन बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, क्या ऐसा भी कपड़ा होता है? तो क्या मेरे लिए भी है? तभी जारा बोली, जी होस्ट एन। तभी आर्यन बोला, हम दोनों के लिए 4-4 सेट कपड़े बना दो और जितना लगे पॉइंट्स काट लेना, लेकिन कपड़े अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उसके इतना कहते ही आर्य के सामने कपड़ों का ढेर आ गया। आर्यन ने उनमें से 2 लड़े निकाले, एक उसके थे और एक लीना के। उसके बाद उसने सभी कपड़ों को स्पेस रिंग में रख दिया। तभी उसने आगे चल रही लीना को बुलाया और कपड़े बदलने को कहा। लीना ने बिना नानुकुर किए उसकी बात मान ली और कपड़े बदलने एक पेड़ के पीछे चली गई। आर्यन ने भी अपना काल्डा बदल लिया। जैसे ही लीना ने कपड़े पहने और उसके सामने आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह इस वक्त बस लीना को ही देख रहा था। लीना इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह मारिया से कम नहीं लग रही थी। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते देख लीना को बहुत हैरानी हुई। उसे लगा कि शायद वह अच्छी नहीं लग रही है। तभी उसने आर्यन से पूछा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूं? उसकी बात सुनकर आर्यन होश में आया। उसने कहा, अच्छी? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसके मुंह से तारीफ सुनते ही लीना बहुत खुश हो गई। वह दौड़कर आई और आर्यन का बायां हाथ पकड़ लिया। लीना ऐसी लड़की थी जिसने कभी भी अपने बचपन को जिया ही नहीं था, और बात भी सही थी। लीना के बचपन में ही उसके माँ बाप मारे गए थे। वो जब से होश में आई थी तब से बस डाकुओं से लड़ाई
और अपने साम्राज्य को बचाने की चिंता में लगी रही थी। आज पहली बार वह अपने लिए जीने जा रही थी। कोई था जो उसकी हर जिद मान रहा था। इस वक्त लीना खुद को दुनिया के सबसे महफूज इंसान के हाथों में महसूस कर रही थी। जब भी वह आर्यन के साथ होती, उसे कुछ और समझ नहीं आता था, बस वह उसके साथ बहुत सिक्योर महसूस करती थी। इसी तरह वे लोग हंसते खेलते गुप्त साम्राज्य से बहुत दूर आ गए थे। इस वक्त वे लोग जंगल के बीचों बीच थे। आर्यन को थोड़ी घबराहट हो रही थी। राजधानी अभी बहुत दूर थी, इसलिए उसे बहुत टेंशन हो रहा था। वह अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, इस वक्त उसके साथ लीना थी। जंगल की घनी छाया उनके ऊपर मंडरा रही थी। सूरज ढल चुका था और पेड़ों की जटिल शाखाओं ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ कभी कभार किसी अदृश्य पशु की चीख या पत्तियों की सरसराहट तोड़ती थी। आर्यन चिंतित होकर चारों ओर देखने लगा। राजधानी अभी भी काफी दूर थी और जंगल जितना सुंदर दिखता था, उतना ही खतरनाक भी माना जाता था। डाकुओं और जंगली जानवरों की कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगीं। लीना हालांकि बेफिक्र दिख रही थी। वह पेड़ों पर चढ़ रही थी, फल तोड़ रही थी और जंगल की आवाजों का मजा ले रही थी। लीना, आर्यन ने उसे धीरे से पुकारा। रात हो रही है, हमें रुकने की कोई जगह ढूंढनी चाहिए। पर आर्यन, लीना एक ऊंची शाखा से लटकती हुई बोली, यह जंगल कितना खूबसूरत है, देखो ये चमकते हुए कीड़े। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी है। याद है जारा ने जंगल के बारे में क्या बताया था? लीना हंस पड़ी। हां हां, डाकू और जंगली जानवर, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। आर्यन को उसकी मासूमियत पर प्यार आया। वह जानता था कि उसे लीना को खतरे का एहसास नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना जरूरी था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन चलो पहले किसी गुफा या पेड़ पर ठिकाना ढूंढते हैं। रात में पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। लीना नीचे उतरी और आर्यन के साथ जंगल के अंदरूनी हिस्से में घुसी। धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, जिससे उनकी राह और कठिन हो गई थी। अचानक कुछ सरसराहट की आवाज उनके कानों में आई। आर्यन ने तुरंत ही लीना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। उसने धीरे से खुद को संभाला और अपनी तलवार निकाल ली। लीना उसकी पीठ के पीछे सहमी खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत लीना, जो भी हो हम इसका सामना करेंगे। कुछ पल के लिए जंगल में खामोशी छा गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी चमकती हुई आंखें निकली। आंखें गुस्से से चमक रही थीं और एक शक्तिशाली गर्जना हवा में गूंज उठी। एक विशाल बाघ काले धारियों से सजा हुआ झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी गर्जना जंगल को कंपा रही थी और उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। लीना को ऐसे जानवरों की आदत थी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, क्योंकि आर्यन जानता था कि तलवार से बाघ का सामना करना मूर्खता होगी। उसे जल्दी से कोई उपाय सोचना था। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसने अपनी तलवार में शक्तियां भरनी शुरू कर दी। उसके इतना करते ही वहां पर सुनहरी रोशनी जलने लगी। ये देखते ही वह बाघ और भी ज्यादा उग्र हो गया और आर्यन की तरफ देखकर दहाड़ने लगा। फिर आर्यन की तरफ छलांग लगा दी। तभी आर्यन ने हेवनली थंडर सोर्ड को एक्टिव कर दिया, जिससे उसकी तलवार से और भी ज्यादा रोशनी निकलने लगी। अब वह हर एक चीज को काटने पर उतारू हो गई थी। इस वक्त आर्यन को लीना की सेफ्टी का भी ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से आर्यन ने अपनी कुछ ज्यादा ही शक्ति उसमें भर दी, जिससे उसकी तलवार और भी खतरनाक हो गई थी। आर्यन भी उस बाघ की तरफ भागा और बाघ के नीचे से स्लाइड करते हुए उसकी दूसरी तरफ निकल गया। उसके इतना करते ही बाघ 2 कदम आगे बढ़ा और वहीं गिर गया। आर्यन ने उसे बीच से फाड़ दिया था। लीना के लिए यह सब आम बात थी, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी आर्यन बोला, चलो खाने का इंतजाम हो गया। लीना ने बाघ के सिर से उसका मणिक निकाल लिया और अपने पास रख लिया। फिर उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच एक लोहे की सरिया में फंसाकर उसे टांग दिया। तभी लीना बोली, पर इसे भूनेंगे कैसे?
जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, आर्यन मुस्कुराने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत बाद उसकी दाहिने हाथ की उंगली पर एक लौ जलने लगी। फिर वह आग का गोला बन गया। लीना ने फटाक से कुछ सूखी टहनियां टाइगर के बॉडी के नीचे सजा दी। आर्यन ने उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में वहां पर बहुत ही अच्छी सुगंध फैल गई। लीना के मुंह में तो अभी से पानी आ रहा था। तभी उसने कहा, क्या हम अभी खा सकते हैं? मुझे न बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने हां में सिर हिलाया। तभी लीना उठी और जाकर सीधा एक छारिया निकाल लिया। तभी आर्यन ने उसे रोका। लीना इस वक्त उसे गुस्से से देख रही थी, जैसे कि आर्यन उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आर्यन ने जब लीना के चेहरे का भाव देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई। खुद पर हंसता देख लीना ने अपना मुंह फुला लिया और जाकर दूसरी तरफ बैठ गई। आर्यन पहले मुस्कुराया और फिर उसने टाइगर के मांस पर मसाले लगा दिए। उसके बाद उसने अपने पास से एक थाल निकाला और उसमें टाइगर के मांस को रखकर लीना के पास चला गया। उठी और जाकर सीधा एक छड़ी निकाल ली। तभी आर्यन ने उसे रोका। लीना इस वक्त उसे गुस्से से देख रही थी, जैसे कि आर्यन उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आर्यन ने जब लीना के चेहरे का भाव देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसे खुद पर हंसता देख लीना ने अपना मुंह फुला लिया और जाकर दूसरी तरफ बैठ गई। आर्यन पहले मुस्कुराया और फिर उसने टाइगर के मांस पर मसाले लगा दिए। उसके बाद उसने अपने पास से एक थाल निकाला और टाइगर के मांस को रखकर लीना के पास चला गया। उसके आते ही लीना ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मुझे भूख नहीं है। आर्यन ने उससे दोबारा नहीं पूछा और उसी के पास बैठ गया और एक बाइट लेते हुए बोला, जिसको नहीं खाना ना खाए, पर क्या स्वाद है। आज कितने दिनों बाद इतना स्वाद मिला है। लीना को भूख तो पहले से ही लगी थी, पर अब उसकी बात सुनकर और भी भूख लगने लगी थी। तभी जैसे ही आर्यन खाने पर था, लीना ने फट से उसकी प्लेट छीन ली और साइड में भाग गई। आर्यन को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, बिल्कुल बच्ची है। फिर उसने खुद के लिए मांस लिया और खाने लगा। तभी उसके पास लीना दोबारा आई और बोली, मुझे प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर आर्यन को ध्यान आया कि उसने तो पानी लिया ही नहीं। वह अपना सिर दबाने लगा। तभी लीना फिर जिद करने लगी, मुझे पानी पीना है। आर्यन ने अमृत की शीशी निकाली। जैसे ही आर्यन ने शीशी निकाली, लीना ने उसे झट से छीन लिया और एक बार में पूरी शीशी पी गई। आर्यन बिल्कुल डर गया। उसने झट से कहा, यह तुमने क्या किया? इतना कहते ही लीना के शरीर में दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगी। आर्यन बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि उसकी एक बूंद भी कोई मार्शल राजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर लीना ने तो पूरी शीशी ही निगल ली थी। उसने जल्दी से जारा से कहा, जारा जल्दी बताओ मैं क्या करूं? इतना कहते ही जारा ने जल्दी कहा, होस्ट आप जल्दी से जाकर लीना का हाथ पकड़िए। यह कहते ही आर्यन जल्दी से आगे बढ़ा। फिर दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गए। तभी आर्यन ने पूछा, तुम हमें वर्चुअल वर्ल्ड में क्यों ले आई? तभी जारा बोली, होस्ट ये लड़की किसी देवता का पुनर्जन्म है। ये अपनी पुरानी यादें फिर से पाने वाली है और शायद अपनी ताकत भी। आर्यन को बहुत हैरानी हुई। तभी उसने पूछा, इससे वर्चुअल वर्ल्ड में आने का क्या मतलब? जारा बोली, होस्ट जब ये अपनी असली रूप में आएगी तो इसके चारों ओर दिव्य और शुद्ध ऊर्जा बहने लगेगी, जिससे यहां पर कई ताकतवर लोगों का ध्यान इसकी ओर खींच सकता है। उसकी बात सुनकर आर्यन को और भी हैरानी हुई। तभी उसने कहा, पर इसने तो पूरी शीशी पी ली थी, उसे कुछ होगा तो नहीं? जारा बोली, नहीं होस्ट, इसके कारण इसकी सभी ताकतें फिर से जागने लगेंगी और वो और भी ताकतवर लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि लीना एक पत्थर पर अपने आप ही सो गई। तभी उसके चारों ओर पीली रोशनी छाने लगी। कुछ ही देर में वह रोशनी एक ककून बन गई और लीना के चारों तरफ छा गई। तभी वहां तुषार जी आ गए। वहां आते ही वो बहुत हैरान हो गए और बोले, ये लड़की यहां पर? उनकी बात सुनकर आर्यन को हैरानी के साथ साथ उत्सुकता भी हुई। आर्यन ने पूछा, गुरुजी क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तुषार ने हां में सिर हिला दिया। उन्हें ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, पर वो इतना जानते थे कि यह रोशनी फिनिक्स के ब्लड लाइन की है।
तभी वो बोले, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, यह फीनिक्स की ओरिजिनल ब्लड लाइन की संतान है। इसका मतलब है कि यह फीनिक्स भगवान की वंशज है। फिर वो बोले, मैं इस बात से हैरान हूं कि उनके सभी वंशज तो बहुत पहले समाप्त हो गए थे, पर इतनी शुद्ध ब्लड लाइन वाली लड़की अभी भी जिंदा है, ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है। तभी आर्यन ने जंगल में हुई सभी बातें बता दी। तुषार जी को कोई हैरानी नहीं हुई कि लीना ने अमृत की पूरी शीशी एक बार में पी ली थी। उन्होंने दोबारा कहा, देखो, इसकी ब्लड लाइन दब चुकी थी, पर जैसे ही इसने अमृत पिया, इसकी रक्त रेखा को पोषण मिल गया और वह जागृत हो गई। अब आर्यन को सब समझ में आने लगा था। तभी तुषार जी ने आर्यन से कहा, इसका उठने में अभी देरी है, तुम जाकर आराम कर लो, कल तुम्हें एकेडमी की तरफ जाना है। उनकी बात पर आर्यन बोला, वो कितने दिन में जाग सकती है? तुषार जी बोले, इसे जागने में 1 दिन भी लग सकता है और 1 साल भी। अच्छा किया तुमने जो इसे यहां ले आए। यहां बाहर की तुलना में अधिक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसकी वजह से यह यहां जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी आर्यन बोला, लीना को उठने के बाद सब याद रहेगा या वह सब भूल जाएगी? उसकी बात सुनकर तुषार जी बोले, नहीं बच्चे, अब यह उस पर डिपेंड करता है कि उसको कुछ याद रहेगा या नहीं, पर तुम चिंता मत करो, ज्यादा चांस यही है कि वह कुछ नहीं भूलेगी। उसके बाद तुषार जी वहां से चले गए। तभी आर्यन ने एक बार लीना को देखा और उसके पास ही कल्टीवेशन करने लगा। वह कई दिनों तक लीना के पास ही रहा। उसने अनुमान लगाया कि बाहर सुबह हो गई होगी, इसीलिए वह वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ गया। उसने जंगल में देखा कि सब पहले जैसा ही था। वह राजधानी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। कई दिनों तक तो आर्यन को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वह जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचने वाला था, तभी उसे आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वह रुक गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को 3-4 लोगों ने पकड़ लिया था। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। देखने से लग रहा था कि वे किसी एकेडमी के लड़के हैं, पर आर्यन उस यूनिफॉर्म को नहीं पहचानता था। तभी उसने ध्यान दिया कि उस लड़की ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उन चारों आदमियों को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई, हमारे हाथ राजकुमारी ही लग गई है। एक दूसरा लड़का अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, बड़े भाई, इसको देखकर बहुत ही खुश होंगे, इसके लिए तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सब सुनकर आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह लड़की बिल्कुल शांत थी। उन बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी आर्यन को उनकी बातों का ध्यान आया। उन्होंने कहा था, राजकुमारी। आर्यन को याद आया कि उसने सुना था कि मिथिला राज्य के राजा की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम राजकुमारी जैसमीन था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। लीना और मारिया को टक्कर तो नहीं दे सकती थी, पर वह उनसे कम भी नहीं थी। तभी आर्यन के कानों में एक मीठी आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे सुनकर मदहोश हो सकता था। जैस्मीन बोली, मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम लोगों की बस की बात है। नहीं लग रहा कि तुम कुछ कर पाओगे, वरना अब तक कर चुके होते। उसकी बात सुनकर उन चारों लड़कों को बहुत गुस्सा आ गया। तभी उनमें से एक लड़के ने अपनी तलवार से राजकुमारी जैसमीन पर हमला कर दिया, लेकिन जैसमीन ने जमीन में अपने पंखे को उसकी तरफ घुमा दिया। उसके पंखे से एक तलवार जैसी छाया निकली और उस लड़के के सर को धड़ से अलग कर दिया। इतना होते ही बाकी तीनों लड़के गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट प्रकट की और राजकुमारी पर हमला कर दिया। आर्यन छुपकर सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के कौन हैं, जो यह जानते हुए भी कि यह राजकुमारी है, फिर भी उस पर हमला कर रहे हैं। राजकुमारी जैसमीन को ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने ताकतवर होंगे। एक पल के लिए वह भी हड़बड़ा गईं। फिर उन्होंने खुद को शांत किया और उन तीनों पर हमला कर दिया। तभी उनमें से जो उनका लीडर था, उसने अपनी तलवार को राजकुमारी की तरफ कर दिया, जिससे एक भयंकर शक्ति राजकुमारी की ओर बढ़ी। तभी राजकुमारी ने अपना पंखा आगे कर दिया।
जिससे उसमें से भी गुलाबी रोशनी निकलने लगी और वह जाकर उस लीडर के हमले से टकरा गई। उसी समय पीछे से एक लड़के ने राजकुमारी पर हमला कर दिया, जिसे उन्होंने देखा नहीं था। उसकी तलवार से राजकुमारी की बांह फट गई और वह थोड़ी घायल हो गई। तभी उनमें से एक और लड़के ने राजकुमारी पर हमला किया। वह तलवार राजकुमारी को लगने ही वाली थी कि तभी एक तेज हवा आई और उस लड़के का सिर फट गया। ये देखकर सभी घबरा गए। तभी उनके लीडर ने कहा, किसने किया ये? क्या उसे अपनी जान की चिंता नहीं है? उसकी बात सुनकर आर्यन बाहर आ गया। उसने कहा, अच्छा, ये बात है। उसके बाद आर्यन ने उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं और अपनी तलवार चला दी, जिससे उन तीनों को सोचने का भी मौका नहीं मिला। पल भर में उन तीनों का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था। राजकुमारी जैस्मीन ये सब देखकर डर गई थी। वह नहीं जानती थी कि आर्यन उनका दोस्त है या दुश्मन, पर वह जानती थी कि वह आर्यन से नहीं लड़ सकती। उन्होंने अभी देखा था कि आर्यन कितना खतरनाक है। उसने एक पल में ही तीनों को मार दिया था। तभी आर्यन राजकुमारी जैस्मीन की तरफ मुड़ा, जो उसे देखकर डरी हुई थी। तभी आर्यन बोला, राजकुमारी, आप डरे मत, मैं त्रिनेत्र एकेडमी का छात्र हूं। उसके बाद उसने गायत्री जी का दिया हुआ टोकन निकालकर दिखा दिया। जैस्मीन ने जैसे ही टोकन देखा, उसे थोड़ा राहत मिली, क्योंकि वह उस टोकन को अच्छे से पहचानती थी। तभी आर्यन ने पूछा, आप जानती हैं कि इस जंगल में खतरा है, फिर भी आप अकेली यहां आ गई, आपको डर नहीं लगता? आर्यन ने पूछा। राजकुमारी, आप जंगल में अकेली क्या कर रही थी? जैस्मीन, मैं बस घूमने आई थी। आर्यन, घूमने आई थी इस घने जंगल में? जैस्मीन, हाँ, मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती थी। आर्यन को जैस्मीन का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। वह जानता था कि राजकुमारी कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाती थी। आर्यन, राजकुमारी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? जैस्मीन, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं। आर्यन, राजकुमारी, मुझे सच बताइए। जैस्मीन कुछ देर के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जैस्मीन, आर्यन, मैं एक रहस्य छुपा रही हूं। आर्यन, क्या रहस्य? जैस्मीन, मेरे पिता राजा वीरेंद्र बीमार हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी बात सुनकर आर्यन बिल्कुल हैरान हो गया। उसने पूछा, राजा बीमार है? जैस्मीन ने बस हां में सिर हिला दिया। आर्यन ने सुना था कि राजा जल्दी किसी के सामने नहीं आते थे, लेकिन अगर उनके न आने की यह वजह है तो यह सभी के लिए सही नहीं है। वह सोचने लगा कि अगर राजा बीमार हुए तो इसकी खबर बाहर क्यों नहीं आई। उसने यह बात जैस्मीन से पूछी। उसकी बात सुनकर जैस्मीन बोली, बड़े मंत्री ने यह सब सबसे छुपा कर रखा ताकि यह बात फैले नहीं तो मिठुल साम्राज्य की शांति खत्म हो जाएगी। आर्यन ने उसकी बात पर हामी भरी। वह भी जानता था कि यह बात किसी भी तरह बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी आर्यन ने पूछा, वो कैसे ठीक होंगे? जैस्मीन, हाँ, और मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक जादुई झरना है जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। आर्यन, तो आप उस झरने की तलाश में थीं? जैस्मीन, हाँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। आर्यन, चिंता न करें राजकुमारी, मैं आपकी मदद करूंगा। आर्यन ने जैस्मीन का हाथ थामा और उसे जंगल में और गहराई तक ले गया। वे घंटों चलते रहे, कई मुश्किलों का सामना करते हुए। अंत में उन्हें वह जादुई झरना मिल गया। वहां पहुंचते ही आर्यन को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वो जानता था कि इतनी कीमती चीज ऐसे ही नहीं रह सकती। तभी वह थोड़ा पहले ही सतर्क हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक आभा को चारों तरफ फैलाया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। वह फिर भी बहुत सतर्क था। उसने अपने पास से एक पत्थर उठाया और झरने के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वह पत्थर पानी में गिरने वाला था, तभी उस पानी से एक नीली रोशनी निकली और पत्थर से टकरा गई, जिससे वह पत्थर चकनाचूर हो गया। आर्यन को इस बात का पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को तलवार में डाला और हेवनली सोर्ड थंडर को जागृत कर दिया, जिससे उसकी तलवार से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तभी आर्यन ने अपनी तलवार को झील की तरफ इशारा किया, जिससे वहां पर एक शक्तियों की लहर उठी और झील के पानी में चली गई। उसके जाते ही पूरे झील के पानी में हलचल मच गई। तभी उस झील से एक 7 फीट लंबा केकड़ा निकला। उसे देखते ही जैस्मीन बिल्कुल डर गई।
और जाकर आर्यन के पीछे छुप गई। आर्यन ने उसे चुप कराया, फिर सामने की तरफ देखा। तभी उस केकड़े ने आर्यन की तरफ हरा लार फेंका, जो बहुत ही खतरनाक जहर था। वह जैसे ही आर्यन की तरफ आने लगा, आर्यन झट से वहां से हट गया और उसने जैस्मीन को भी तुरंत हटा लिया। फिर उसने जल्दी से हेवनली स्वॉर्ड थंडर को चालू किया और उस केकड़े के आगे के चारों पैर काट दिए, जिससे वह केकड़ा गिर गया। तभी आर्यन ने उसका गला काट दिया, जिससे वहां पर उस केकड़े का हरा खून फैल गया। जैस्मीन को उससे बहुत घिन आ रही थी। उसने अपनी नाक ढकी और फिर जैस्मीन ने झरने का पानी एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी वापस महल लौट गई। राजा वीरेंद्र ने जब वह पानी पिया तो उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। झरने का पानी एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी वापस महल लौट गई। राजा वीरेंद्र ने जब वह पानी पिया तो उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। आर्यन अभी भी राजमहल में था। वह एक रूम में कल्टीवेशन कर रहा था। आर्यन अपने वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं गया, क्योंकि आसपास बहुत सारे ताकतवर इंसान थे। वह नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान उसकी ओर जाए, इसलिए आर्यन ने कोई भी गलती न करने की ठानी। अगली सुबह आर्यन अब भी तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। तभी उसने कहा, जनाब, आपको महाराज बुला रहे हैं। आर्यन जानता था कि उसे महाराज की तरफ से बुलावा आएगा। आर्यन मुस्कुराते हुए उस सैनिक के पीछे चल दिया और राज दरबार में पहुंच गया। उसने देखा कि राजकुमारी जैस्मिन भी वहां मौजूद थी। राजा वीरेंद्र पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उन्होंने आर्यन को महल में बुलाया और उसका धन्यवाद किया। राजा वीरेंद्र बोले, आर्यन, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन थोड़ी नम्रता से बोला, महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। अगर राजकुमारी के अलावा कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तभी राजा वीरेंद्र बोले, नहीं आर्यन, तुमने जो साहस और परोपकार दिखाया है वो कमाल का है। ये किसी आम आदमी में नहीं होता। हर आदमी तुम जैसे अनजानों की मदद नहीं करता। जैस्मिन, आर्यन, तुम मेरे हीरो हो। आर्यन मुस्कुराते हुए, धन्यवाद राजकुमारी। राजा वीरेंद्र, आर्यन, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। राजा वीरेंद्र ने आर्यन को एक सुंदर तलवार भेंट की। राजा वीरेंद्र, यह तलवार तुम्हारे साहस और वीरता का प्रतीक है। आर्यन तलवार स्वीकार करते हुए, धन्यवाद महाराज, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। जैस्मीन आर्यन से, आर्यन, क्या तुम अब मेरे साथ मिठुल साम्राज्य घूमने जाना चाहोगे? आर्यन पहले तो मुस्कुराया और फिर मना करते हुए बोला, राजकुमारी, मैं एकेडमी जाने में पहले ही 2 माह लेट हो चुका हूं। अब मुझे जाना ही होगा। एकेडमी जाने के बाद यदि आपके साथ जाने का समय मिला तो मैं अवश्य चलूंगा। उसकी बात सुनकर जैस्मीन बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वह मिठुल साम्राज्य की राजकुमारी थी। इस साम्राज्य का हर लड़का उसका ख्वाब देखा करता था, पर वह किसी की ओर ध्यान तक नहीं देती थी। लेकिन जिस एक इंसान पर उसने ध्यान दिया, उसने उसे सीधे मना कर दिया। उसके बाद आर्यन ने उन लोगों से जाने की इजाजत मांगी और महल से बाहर चला गया। तभी महाराज ने अपने पास खड़े सलाहकार से पूछा, आप क्या सोचते हैं इस लड़के के बारे में? सलाहकार बोला, यह लड़का मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। मात्र 16 साल की उम्र में वह एक मार्शल मास्टर है। यह बहुत ही रेयर बात है। उनकी बात सुनकर राजा ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उधर आर्यन अब तक महल से बाहर आ चुका था। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ गई। उसके चालक ने कहा, महाराज ने आपको आपकी एकेडमी छोड़ने के लिए भेजा है। उसकी बात मानकर आर्यन भी उसमें बैठ गया। तभी उसने पूछा, एकेडमी यहां से कितनी दूर है? उस पर चालक बोला, यंग मास्टर, एकेडमी शहर से बाहर है। हम अभी शहर के बीचों बीच हैं, तो हमें वहां पहुंचने में कम से कम 2 से 4 घंटे लगेंगे। चालक की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है। उसके बाद उसने पर्दा बंद कर दिया। फिर उसने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। जब वह घोड़ा गाड़ी बाजार से गुजर रही थी तो लोगों को लगा कि इसमें कोई शाही परिवार का सदस्य है, इसीलिए किसी ने इसके सामने आने की कोशिश नहीं की।
रथ बिना किसी परेशानी के शहर से बाहर आ गया, पर जैसे ही रथ जंगल के वातावरण में प्रवेश कर गया, कुछ काले कपड़ों वालों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से रथ रुक गया। तभी चालक ने कठोर स्वर में कहा, किसकी हिम्मत हुई इस रथ को रोकने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये रथ महाराज का है? तभी उनमें से एक आदमी बोला, क्या ये राजा की रथ है? अरे हम तो डर गए। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। आर्यन को जब ये बातें सुनाई दी तो वह रथ से बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि ये तो वही डाकू हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य पर हमला किया था। उन्हें वहां देखकर आर्यन बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी हैरानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तभी वह बोला, अब तुम लोगों ने मेरा रथ रोक ही दिया है, तो तुम्हें बचने का मैं एक उपाय बताता हूं। पहले बताओ कि तुम्हारा असली लीडर कौन है? वे लोग आर्यन को बच्चा समझ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, बच्चे, तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम हमें बचने की सलाह दे रहे हो? आज तुम्हारी जान हमारे हाथ में है। तभी आर्यन बोला, चलो ठीक है, पर मुझे मरने से पहले ये तो बता दो कि तुम किसके लिए आए थे? आर्यन को लगा कि वे सब राजकुमारी के लिए आए थे, लेकिन तभी एक आदमी बोला, बच्चे, हमें माफ करना, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमें तुम्हें मारने की सुपारी मिली है और हम अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि भला उसकी जान कौन क्यों लेना चाहेगा। उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है, वह इस गाड़ी में है, ये बस कुछ लोगों को ही मालूम था। आर्यन समझ गया कि उनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। उसने अपनी अंगुली उठाई और क्लाउड फिंगर का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी को वहीं मार दिया। तभी उन लोगों ने भी आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। कुछ पलों के लिए वहां पर बस लात और घूंसों की आवाजें गूंजती रहीं। फिर आर्यन रुक गया। तभी वह एक झटके में उनके लीडर के पास पहुंच गया। उसने उसे हिलने तक का समय नहीं दिया। उसने खौफनाक नजरों से एक बार उस लीडर की आंखों में देखा और बोला, बताओ, तुम्हारा लीडर कौन है? वो आदमी इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी उसने कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि लीडर महल से है, इससे ज्यादा उनके बारे में कोई नहीं जानता। तभी आर्यन ने पूछा, और तुम लोगों ने गुप्त साम्राज्य पर हमला क्यों किया था? आर्यन की बात सुनकर वो आदमी और भी हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का गुप्त साम्राज्य के बारे में कैसे जानता है।